स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है हमारा, ये ऑलरेडी आप लोगों के MCQ बेस्ड टर्म 1 में आने वाला है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको वर्ड दिख रहा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? तो इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसको एक हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, वर्ड यहाँ पर आ रहा है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं? आपने अकाउंट्स पढ़ी है, तो उसमें क्या चीज़ होती है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट में एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। तो आप ये सिंपल लैंग्वेज में मान लीजिए कि BOP भी क्या होता है, एक तरीके से एक बुक होती है जिसकी साइड, जिसमें एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स है। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। अब ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या चीज़ें आती होगी स्टूडेंट्स? तो आइए लुकआउट कर लेते हैं। तो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके अंदर ट्रांसफ़र, या तो हम किसी टाइटल का, किसी ओनरशिप का, और वो भी किन किन चीज़ों का, गुड्स का, सर्विसेज का, मनी का और एसेट्स का, इनका जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ट्रांसफ़र बोलते हैं। और किन किन के बीच में? जो रेसिडेंट्स है हमारी कंट्री के, और आपस में जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम करते हैं, उसको हम एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इस वजह से ये जो डेफिनेशन है पूरी कंप्लीट होती है BOP की, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट की। सो अब ये जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स है, एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि इसको किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। तो आइए क्लासिफिकेशन देखते हैं स्टूडेंट। सबसे फर्स्ट यहाँ हम लोग इसको 4 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? विजिबल आइटम से पहला पार्ट, दूसरा इनविजिबल, थर्ड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र और फोर्थ है आपका कैपिटल ट्रांसफ़र। तो विजिबल आइटम्स क्या क्या होते हैं? विजिबल आइटम्स के अंदर हम क्या लेते हैं? विजिबल आइटम के अंदर जनरली हमारे जितने भी गुड्स हैं वो सारे हमारे क्या आते हैं? विजिबल आइटम्स के अंदर आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि BOT क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर भी जितने भी विजिबल आइटम्स है, यानी कि जो गुड्स है, वो सारा किस में आता है? BOT के अंदर आता है। और अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो ये एक छोटा पार्ट किस में से निकला है? एक BOP में से ही निकला है। एंड इनविजिबल आइटम्स की बात करें तो इनविजिबल आइटम्स में क्या आएगा? जब गुड्स हमारे विजिबल आइटम्स में आ गए तो सर्विसेज हमारी कहाँ आएगी? इनविजिबल आइटम्स के अंदर आएगी, जिनको हम देख नहीं सकते और जिनके बदले में हमें पैसा रिसीव होता है। एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की अगर हम बात करें तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को हम क्या कहते हैं? एक सिंगल साइडेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, या तो हमारे यहाँ से बाहर कुछ जा रहा है या बाहर से हमारे यहाँ कुछ आ रहा है, लेकिन वो होना एक तरफ से ही चाहिए, उसको हम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कहते हैं। एंड कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? कैपिटल ट्रांसफ़र का मतलब होता है ओनरशिप, या हम बात करें तो मनी भी कह सकते हैं हम इसको। तो कैपिटल रिसिप्ट्स जितनी भी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं वो सारे आते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर। ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या देखना है कि किस तरीके का BOP का स्ट्रक्चर होता है। तो BOP की जो अकाउंटिंग है, आपने देखा अकाउंट्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्यों किया जाता है? क्योंकि 2 साइड्स होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या बोलते हैं हम लोग? आउटफ्लो होना, यानी कि हमारा जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर जाता है बाहर की तरफ, तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और क्रेडिट साइड, जितना भी पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, वो सारा किस साइड आता है? क्रेडिट साइड में आता है। तो BOP जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है? डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है, और उसकी 2 साइड्स होती है, एक तो डेबिट साइड और एक क्रेडिट। BOP को 3 पार्ट्स में हम लोग देखते हैं। क्या क्या पार्ट्स है वो? एक तो बैलेंस BOP, सरप्लस BOP और डेफिसिट BOP। अब इन तीनों को हम लोग, बहुत सीधी सी बात है, बैलेंस का मतलब होता है बराबर, यानी कि एक्सपोर्ट्स हमारे बराबर है इम्पोर्ट्स के, उसको हम बैलेंस BOP कहते हैं। सरप्लस का मतलब होता है कि हमारे यहाँ से ज़्यादा चीज़ें बाहर की तरफ जा रही है हमारी कंट्री से, तो वो क्या हो गया? एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गए और इंपोर्ट कम हो गए, उसको हम सरप्लस बोलेंगे। और डेफिसिट का मतलब हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं। तो एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो हमारा BOP कैसा रहेगा? डेफिसिट रहेगा। सो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नोन एज सरप्लस BOP। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। डेफिसिट के अंदर इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, और बैलेंस के अंदर दोनों चीज़ें बराबर। नाउ नेक्स्ट हमारा टर्म आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, किसे कहते हैं? तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी विजिबल आइटम्स होते हैं, यानी कि गुड्स होते हैं हमारे, उसके अंदर जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसका जो डिफरेंस अमाउंट है उसको हम BOT कहते हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। और बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला ये होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट 3 टाइप्स के होते हैं, वैसे BOT भी, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। बैलेंस यानी बराबर, सरप्लस एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम, और डेफिसिट एक्सपोर्ट कम होना, इंपोर्ट ज़्यादा होना। और यहाँ पर अगर हम सरप्लस की बात करें तो क्रेडिट साइड का इंक्रीजमेंट होना डेबिट साइड से, और यहाँ पर डेबिट साइड ज़्यादा होना क्रेडिट साइड से, तब हम डेफिसिट बोलते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को अगर डिफरेंस करना आता है स्टूडेंट्स के BOT यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और BOP, दैट इज़
बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस कीजिए। तो आप लोग अगर देखते हो तो आप आसानी से ये डिफरेंस कर लो कि क्योंकि BOP क्या होगा, BOP कॉन्सेप्ट है और BOT जो है वो उसी का पार्ट है, उसी में से निकला हुआ पार्ट है। सेकंड चीज़, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती है BOT के अंदर, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ विजिबल आइटम्स आते हैं एंड बाकी की चीज़ें जो है वो चारों चीज़ें BOP के अंदर ऑलरेडी सी आती हैं। ओके, अब हम एक बार कंपोनेंट्स की भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट, BOP अकाउंट के, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोग लेते हैं। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस है उसको हम क्लासिफाइड करते हैं BOP वाले दो ब्रॉड कैटेगरीज, एक तो करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, जो रिकॉर्ड करता है जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं रियलिटी से रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो हमने जो प्रीवियसली देखा था विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर, उनमें से ये जो तीनों चीज़ें हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं हमारे करंट अकाउंट के अंदर। तो और ये तीनों चीज़ों का रिकॉर्डिंग करना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का और यूनिलैटरल ट्रांसफर का ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम करंट अकाउंट कहते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं करंट अकाउंट के, तो करंट अकाउंट में एक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स आता है हमारे गुड्स का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज का भी आता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी आते हैं टू और फ्रॉम अब्रॉड, दोनों तरफ से, और इनकम रिसिप्ट्स और पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ये भी हमारा किस में आता है, कंपोनेंट जो है हमारा करंट अकाउंट में आता है। नाउ बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, अब करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम किस तरीके से देखते हैं, जो अगर रिसिप्ट्स है तो रिसिप्ट्स किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएंगे, और जितना भी हम पेमेंट कर रहे हैं मतलब हमारे यहाँ से जा रहा है पैसा तो वो हम डेबिट साइड यानी कि माइनस में रिकॉर्ड करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा जो अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉजेज अ चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस है जो कि रेसिडेंट्स जो है कंट्री के उनके द्वारा किए जा रहे हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, वो किस में चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण, एसेट्स में और लाइबिलिटीज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, उस सारी चीज़ों को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर करते हैं। और कैपिटल अकाउंट किस लिए यूज़ किया जाता है, एक तो फाइनेंस डेफिसिट के लिए जो कि करंट अकाउंट का है पार्ट है, एक सरप्लस को ऑब्जॉर्व करने के लिए, ये दोनों चीज़ें जिसका कैपिटल अकाउंट का यूज़ किया जाता है। इसके कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, अब कैपिटल अकाउंट्स के कंपोनेंट्स की बात करें तो एक आती है बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जो भी बोरोइंग्स यानी जितना भी पैसा हम लोग लेते हैं बाहर से, और जो हमारी लैंडिंग्स होती है अब्रॉड में बाहर की तरफ है, और आना, लेना और देना दोनों चीज़ें, ये सारा कंपोनेंट हमारा किसका पार्ट होता है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। और इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, हम कुछ पैसा लगा रहे हैं बाहर या बाहर से पैसा हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है कोई, तो इसमें दो टाइप होता है, एक तो होता है डायरेक्ट कंट्रोल जिसको हम FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और एक होता है नो डायरेक्ट कंट्रोल, मतलब किसी का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, जैसे किसी ने बाहर के पर्सन ने यहाँ के शेयर्स खरीद ले तो उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं, बस वो शेयर में शेयर होल्डिंग का पार्ट क्रिएट करता है, तो उसको हम बोलते हैं FFI, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो हमारी किस में आती है, इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं। एक तो डायरेक्ट कंट्रोल होता है जैसे लैंड हो गया, और एक होता है नॉन डायरेक्ट कंट्रोल जो कि शेयर्स हो गए। अब अगर इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि अगर इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है तो इसको हम प्राइवेट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, और अगर गवर्नमेंट करती है तो उसको हम ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर वर्ड ध्यान रखना कि इफ़ इट इज़ डन बाय इंडिविजुअल इट इज़ नोन एज प्राइवेट ट्रांजैक्शन, इफ इज़ डन बाय गवर्नमेंट इट इज़ नोन एज ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। एंड बैलेंस जो होता है कैपिटल अकाउंट का उसको हम किस तरीके से करते हैं, अगर हमारे पास क्रेडिट में पैसा आया जैसे 1000 रुपीज़ आया सपोज, और हमारे यहाँ से जा रहा 800 रुपये हैं यानी कि 800 रुपीज़, तो व्हाट्स द डिफरेंस, दिस इज कम 200, और 200 क्या आया, सरप्लस अमाउंट आया। उस तरीके से हम देख सकते हैं अगर हमारे यहाँ से क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है, डेबिट कम हो रहा है, तो फिर वो हमारा माइनस डेफिसिट में चला जाएगा। नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ टर्म थी FDI, वो क्या होती है, तो इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ एन एसेट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सच दैट इट गिव्स डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेजर ओवर द एसेट्स। इसका मतलब होता है जो भी चीज़ हम खरीदते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, और वो डायरेक्ट कंट्रोल जो होता है वो किसके पास होता है, परचेजर के पास होता है उस एसेट्स का, तो उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हम परचेज कर रहे हैं, जो एसेट्स हमने परचेज किए हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, दैट इट डज नॉट गिव एनी डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेजर, वो कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं देता परचेजर को उस एसेट्स की तरफ। फॉर एग्जांपल फेसबुक ने जैसे रिलायंस के कुछ शेयर्स खरीद लिए, तो तुमने सिर्फ ओनरशिप में ली है, उसका पूरा का पूरा डायरेक्ट कंट्रोल उसने नहीं ले लिया, तो उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट आता है ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक
मोटिव। ये ऑटोनॉमस वर्ड से समझ जाइए कि जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस आइटम्स कहते हैं। और करंट अकाउंट के अंदर क्या चीज़ आती है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आते हैं। और कैपिटल अकाउंट के अंदर जितनी भी रिसिप्ट्स है और रीपेमेंट है फॉरेन लोन्स का, वो सारा ऑटोनॉमस में आता है। नेक्स्ट होते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। अकोमोडेटिंग आइटम्स का मतलब होता है जो कि किस लिए किए जाते हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस इन BOP, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब बैलेंस बरकरार मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। मतलब डेबिट साइड ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट साइड, और आपको ऐसा करना भी पड़ता है अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से। तो कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस भी अकोमोडेटिंग आइटम्स के अंदर ही किए जाते हैं, क्योंकि हम कुछ चीज़ कंपनसेट करते हैं। और अगर डेफिसिट होता है BOP के अंदर, क्या क्या रीज़न है जिसके कारण डेफिसिट आने की संभावना होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो पहला कारण है इकोनॉमिक फैक्टर्स। अभी इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। अगर हम कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में पैसा लगा रहे तो हमारा पैसा जा रहा है, तो डेफिसिट आने की संभावना है। हाई रेट इन्फ्लेशन, कंडीशन जो है गवर्नमेंट की, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनर बन रहा है, मतलब प्राइस में बहुत ज़्यादा हाइक हो रहा है, तो डेफिसिट आना है हमारा BOP। साइक्लिक फ्लक्चुएशन आ जाते हैं, उस केस में डेफिसिट की सिचुएशन देखने को मिलती है। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स कम है, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारा जो BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो डेफिसिट कंडीशन में जाता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, हम ज़्यादा सर्विसेज बाहर से ले रहे हैं, तो उस केस में भी हमारा डेफिसिट क्या होगा, BOP जो है वो डेफिसिट में जाएगा। सेकंड फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में अगर पॉलिटिकल की इंस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी है पॉलिसीज़ को लेकर, तो भी हमारा BOP जो कंडीशन है वो डेफिसिट में जाएगी। कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है कंट्री के अंदर, तो भी हमारा डेफिसिट आने की चांसेस है। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में है डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। कोई चीज़ अगर डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट में नहीं है या किसी कारणवश नहीं हो पाती है, सोसाइटी में कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसके कारण हमारा जो BOP है वो डेफिसिट कंडीशन में जाता है। और चेंज इन प्रेफरेंस, लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है किसी चीज़ को लेकर, तो भी कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि BOP डेफिसिट कंडीशन में जाता है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो के अंदर कवर अप है विथ नोट्स। सो आप लोगों को करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।